हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैथ जीनियस के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम लोग हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ये सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, किसी भी क्वेश्चन को मिस मत करिएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमसे पूछ रहा है कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है। तो याद रखिएगा, जब संयुक्त व्यंजनों की बात करें तो इनकी कुल संख्या 4 होती है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं तो ये भी नोट कर लीजिएगा, छत, रग, ज्ञ और श्रा। इन 4 व्यंजनों को कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है ई धन आ बराबर या। ये किस संधि का उदाहरण है दोस्तों? यहाँ पे या विकार बन रहा है। 3 विकार होते हैं, या, रा और वा। ये तीनों विकार किस में बनते हैं? तो यण संधि में बनते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगर इसके एक उदाहरण की बात करें तो जैसे मैं लिख दूं इति धन आदि, क्या लिख दिया? इति धन आदि लिख दिया, तो क्या बन जाता है? इत्यादि। तो ये इसका क्या हो गया? एक उदाहरण हो गया। ई प्लस आ बराबर क्या बन गया? या बन गया। सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, गंगा तट का मतलब होता है गंगा का तट। इसका अर्थ क्या हुआ? गंगा का तट। तो यहाँ पे कारक चिन्ह निकल के आ रहा है ना, तो जब भी कारक चिन्ह निकल के आता है तो समास कौन सा होता है? तत्पुरुष, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर में कह रहा है कि निम्न में विदेशी शब्द को पहचानिए। गोली, भोपू, मिर्च और इनाम। तो ये तीनों भाषा, ये तो तीनों हमारी हिंदी भाषा के शब्द हैं, यानी कि देशज हैं। और बात अगर इनाम की करें तो ये अरबी भाषा का शब्द है। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, इसलिए यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये विदेशी भाषा का शब्द है। ऐसे और शब्द में अगर अरबी भाषा के बताऊं तो जैसे कि दवा है, दवा भी अरबी भाषा का है। और ज़मीन आप नोट कर लीजिए, ज़मीन भी अरबी भाषा का ही शब्द है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से इनमें से कौन सा विशेष है। विशेष दोस्तों किसको कहते हैं? उसको कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो कलमी तो खुद एक विशेषण है, उपकृत भी विशेषण है। उपकृत का मतलब होता है जिस पर उपकार किया गया हो, यानी कि जिस पर एहसान किया गया वो व्यक्ति उपकृत हुआ। और शीतल का मतलब ठंडा होता है। तो ये तीनों तो विशेषण हो गए, लेकिन बात माता की करें तो ये विशेष है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि मैं स्वयं चला जाऊंगा। वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है। देखिए, निजवाचक इसमें स्वयं हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बात करें निजवाचक की तो जैसे स्वयं मैं काम कर लूंगा, तुम अपने आप ये काम कर लो। तो ये शब्द जो है निजवाचक होते हैं। जैसे अपने आप, क्या है? अपने आप, खुद से। ये सारे शब्द जो होते हैं ना, ये शब्द होते हैं निजवाचक सर्वनाम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मैं स्वयं चला जाऊंगा। स्वयं इसमें निजवाचक सर्वनाम है। साथ में पूछ रहा है कि निपात क्या होता है। निपात क्या होता है? तो दोस्तों निपात होता है अव्यय, क्योंकि निपात को हम आगे तोड़ नहीं सकते। निपात होता क्या, डिफिनेशन क्या है तो मैं बता दूं। जब हम कोई बात बोलते हैं तो उसमें जोर देने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उनको निपात कहते हैं। जैसे कि इस तरह के शब्द होते हैं, तक हो गया, ही हो गया, ये सारे शब्द जो है ना, मत हो गया, ये शब्द होते हैं निपात। ये बात में जोर देने के लिए होता है कि अभी तक नहीं गए, या तुम ही ये काम कर लो, या मत करो ऐसा। तो बात में जोर देने के लिए जो शब्द इस्तेमाल होते हैं उनको निपात कहते हैं। ये अव्यय होते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे मेरा कहने का क्या मतलब है। जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता हो, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है अग्रसोची, यानी आगे की सोच रखने वाला। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 9 नंबर में कह रहा है कि कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद का कारक बताइए। तो कानों सुनी का अर्थ क्या हुआ? कानों सुनी का अर्थ हुआ कान से सुनी। तो यहाँ पे कारण चिन्ह कौन सा निकल के आ रहा है? कारक चिन्ह करण निकल के आ रहा है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से, यहाँ पे कारक चिन्ह क्या लगा हुआ है? से लगा हुआ है, कानों से सुनी। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सेब खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? तो दोस्तों देखिए, दिए गए वाक्य में अगर आप देखेंगे तो सेब क्या है? सेब कर्म है। अब जब वाक्य में कर्म दिया है तो वाच्य कौन सा होगा? कर्म वाच्य, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 11 में कह रहा है कि मेरे पास 10 रुपए हैं, इसमें काल की पहचान करनी है। तो दोस्तों ये पूर्ण वर्तमान काल है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है, क्योंकि बात पूरी हो गई, बात खत्म हो गई। मेरे पास 10 रुपए हैं, दैट्स इट, इसके आगे कुछ नहीं है। तो ये पूर्ण वर्तमान काल इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 12 में कह रहे हैं कि वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है उसको क्या कहते हैं। देखिए, वाक्य के 2 भेद होते हैं।
एक होता है आपका उद्देश्य और एक होता है आपका क्या, विधेय। इन दोनों भागों से मिलकर बनता है वाक्य। इंग्लिश में जैसे कहते हैं हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये होता है। तो बात जिसकी करी जाती है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, यानी सही उत्तर हो जाएगा उद्देश्य, जिसके बारे में बात कही जाती है, उद्देश्य उसको कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल को हम लोग देख लेते हैं। 13 में हमसे कह रहा है कि श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई। बात करें अगर कामता प्रसाद गुरु की, तो इन्होंने हिंदी भाषा में कुल 20 विराम चिन्ह बताए हैं, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगर बात करें एक और विद्वान की, किशोरी लाल जी की, तो अगर इनका नाम लेकर आपसे पूछा जाता है तब आपका उत्तर हो जाएगा 18। इन्होंने हिंदी में 18 विराम चिन्ह बताए। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है, अगर आपसे नॉर्मल सवाल पूछे कि हिंदी भाषा में मुख्य विराम चिन्ह कितने हैं, अगर बात हिंदी भाषा की करें तो इसमें 13 विराम चिन्ह माने जाते हैं। अगर आपसे किसी विद्वान का नाम नहीं लिया है तो आप विराम चिन्हों की संख्या 13 बताएंगे। चलिए, 8 आंसू रोना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है, तो इसका मतलब होता है पछताना, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। पूर्वी हिंदी बोलियों का विकास किससे माना जाता है, ये भी कह सकता था किस अपभ्रंश से माना जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वी हिंदी का विकास माना जाता है अर्धमागधी अपभ्रंश से। अगर बात करें इसके अंदर कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो मैंने पहले ही बताया, अब याद रखिएगा कि पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं, ए, बी और सी, यानी कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। उर्वशी किसकी रचना है, दोस्तों याद रखिएगा कि उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। यह रचना इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि इस रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये बात भी आपको याद होनी चाहिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जीभ के मध्य से जिसका उच्चारण होता है कहलाता है, तो वो स्वर जो जीभ के मध्य भाग से उच्चारित होते हैं उनको मध्य स्वर कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अत्याचार का सही संधि विच्छेद होगा, तो दिए गए ऑप्शन में यदि आप देखेंगे तो ये गलत है, ये भी गलत है और ये अत्याधनचार भी गलत है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अति धन आचार। अभी यही हम लोग पढ़ रहे थे। अगर इसमें संधि की बात करें तो इसमें यण संधि होगी, क्योंकि ई प्लस आ, ई धन आ, क्या विकार बन रहा है, या। तो सही उत्तर हो जाएगा। अगर संधि पूछता तो आप बताते कि इसमें भाई यण संधि है। फिलहाल उत्तर सही है हमारा क्या, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 19 नंबर में हमसे कह रहा है कि निम्न में क्या उपसर्ग नहीं है, मतलब कौन सा शब्द है जो उपसर्ग नहीं है। तो आ उपसर्ग है, प्रति भी है, चिर भी है, लेकिन इका जो है जो उपसर्ग नहीं है, ये प्रत्यय है, इसीलिए यही हमारा सही उत्तर बन जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जामुन का तत्सम रूप हमसे पूछ रहा है। दोस्तों पता होना चाहिए कि जामुन तद्भव है और इसका तत्सम क्या होता है, तो जम्बू होता है जामुन का तत्सम। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऐसे शब्द जिन्हें सार्थक शब्दों में विभक्त नहीं किया जा सकता, जिन्हें सार्थक शब्दों में तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये याद रखिएगा कि रूढ़ शब्दों को सार्थक शब्दों में नहीं तोड़ सकते। व्यास का विलोम पूछा जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप नोट कर लीजिएगा। बहुत गलती होती है, व्यास का आपसे विलोम पूछ रहा है। दोस्तों इसका विलोम होता है समास। व्यास का मतलब होता है फैलाना और समास का मतलब होता है समग्र करना, यानी कि इकट्ठा करना। तो व्यास का विलोम क्या हो जाएगा, समास। अगर बात करें हम लोग संक्षेप की, तो संक्षेप का विलोम क्या होता है, विस्तृत होता है। क्या होता है, विस्तृत होता है। और लघु की बात करें तो इसका हो जाता है क्या, दीर्घ। ठीक है। और संश्लेषण का क्या होगा, तो विश्लेषण। संश्लेषण का मतलब होता है कि एक में जोड़कर सब अध्ययन करना, और विश्लेषण का मतलब होता है टुकड़ों टुकड़ों में करके किसी विषय का अध्ययन करना। फिलहाल इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि व्यास का विलोम होता है समास। ये बात आपको याद रखनी है। व्यक्तित्व पर रिक्त स्थान का बड़ा असर पड़ता है। रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द का हमें चयन करना है। देखिए जो ऑप्शन दिए गए हैं, पोशाक, ड्रेस, लिबास और परिधान, इन चारों शब्दों का अर्थ एक ही है, लेकिन हमें उचित शब्द चुनना था। तो हिंदी भाषा का वाक्य लिखा हुआ है, तो हम परिधान शब्द को यहाँ पर रखेंगे, परिधान को चुनेंगे। व्यक्तित्व पर परिधान का बड़ा असर पड़ता है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 24 नंबर सवाल में कह रहा है कि सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है में कारक बताना है। क्या बताना है हमको, कारक बताना है। तो यहाँ पे कारक चिन्ह देखिए क्या लगा हुआ है, से, और से किसका कारक चिन्ह है, तो करण का, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। भाई कर्ता ने कर्म को करण से, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि करण। चलिए अगले सवाल को देखते हैं।
विद्वान का स्त्रीलिंग पूछ रहा है, ये बात याद रखिएगा कि विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो विदुषी होता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। 26 नंबर में कह रहा है कि खड़ी बोली हिंदी का अन्य नाम है, तो खड़ी बोली को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कौरवी भी कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, कौरवी खड़ी बोली हिंदी का दूसरा नाम है। निम्न में दीर्घ स्वर हमको बताना है, तो देखिए उ, ई, आ, ये तीनों क्या है, ह्रस्व स्वर हैं, लेकिन अ की बात करें तो ये दीर्घ स्वर है, क्योंकि इसको बोलने में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। जितनी भी बड़ी मात्राएं होती हैं वो सभी दीर्घ स्वर होते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 28 नंबर में हमसे पूछ रहा है कि निम्न में ऊष्म व्यंजन कौन सा है, तो ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, ये बात आप लिख के रख लीजिए। कौन कौन से होते हैं, तो तीनों शाह ले लीजिए और साथ में ले लीजिए क्या हा, ये चारों होते हैं ऊष्म व्यंजन। तो दिए गए ऑप्शन में हमको का मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 29 पर चलते हैं। 29 नंबर में हमसे कह रहा है कि निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। दोस्तों अल्प प्राण और महाप्राण 2 प्रकार के व्यंजन आपसे पूछे जाते हैं। अगर व्यंजन की बात करें व्यंजन वर्ग की, तो याद रखिएगा कि पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो होता है वो अल्प प्राण होता है, और दूसरा और चौथा जो होता है वो होता है महाप्राण। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन की, तो छा को देखिए, छा क्या है, ये चा वर्ग का कौन सा है, तो चा छा ये दूसरा है। ठीक है। फा की बात करें तो पा फा ये भी दूसरा व्यंजन है। ठा की बात करें तो टा ठा ये भी दूसरा है। लेकिन जा की बात करें तो चा वर्ग का तीसरा है, चा छा जा, तो ये तीसरा व्यंजन है। और हमसे अल्प प्राण पूछा जा रहा है, तो अल्प प्राण कौन से होते हैं, पहले, तीसरे और पांचवे, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा व्यंजन वर्ग से ही संबंधित है। हमसे पूछ रहा है कि निम्न में घोष वर्ण कौन सा है। अब घोष किसको कहते हैं, तो व्यंजन वर्ग में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि पहले और दूसरे व्यंजन को, किसी वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण को हम लोग कहते हैं क्या, अघोष। क्या कहा जाता है, अघोष कहते हैं। और तीसरे, चौथे और पांचवें की बात करें तो तीसरा, चौथा, पांचवा जो होता है वो सघोष वर्ण होता है। सघोष को ही घोष भी कहा जाता है। अब आप यहाँ ऑप्शन में चेक कर लीजिए। चा की बात करें तो ये तो पहला वर्ण है भाई, चा वर्ग का पहला है। बा की बात करें तो पा फा बा ये तीसरा वर्ण है। ता की बात करें तो ता क्या है, ये भी पहला है। और खा की बात करें तो एक का वर्ग का दूसरा है। हमसे घोष पूछा जा रहा था, घोष कौन से होते हैं, जो तीसरे, चौथे और पांचवें, यानी कि बा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए 31 नंबर में कह रहा है कि निम्न में मूर्धन्य वर्ण कौन सा है। हमसे उच्चारण स्थान की बात की जा रही है। आप लोग जानते होंगे कि का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो कंठ होता है। चा का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो तालु होता है। टा का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो मूर्धन्य होता है। यही इस सवाल का उत्तर भी हो जाएगा। और ता की बात करें तो इसका उच्चारण स्थान होता है दंत। फिलहाल हमसे मूर्धन्य पूछा गया था, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि टा मूर्धन्य वर्ण है दिए गए ऑप्शन में से। 32 में हमसे कह रहा है कि निम्न में योग ऋण है। योग ऋण शब्द पहचानने का क्या तरीका होता है, जो शब्द बहुब्रीही समास के उदाहरण होते हैं, यानी कि बहुब्रीही समास जिन शब्दों में होता है वही योग ऋण शब्द भी होते हैं। तो दिए गए ऑप्शन में आप देखेंगे तो कुटज इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि कुटज जो है वो एक पेड़ का नाम होता है। कुटज क्या होता है, एक पेड़ का नाम होता है। ठीक है, तो बहुब्रीही समास हुआ, इसलिए योग ऋण इसमें हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। पावन का सही संधि विच्छेद हमसे पूछ रहा है, तो पावन कैसे लिखा जाता है, तो प धन अन, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगर बात करें संधि की तो इसमें अयादी संधि होती है। कौन सी संधि है इसमें, अयादी। अगर आप एक मात्रा लगाएंगे, पो धन अन लिखेंगे तो ये बनेगा आपका पवन। क्या बनेगा, पवन। एक मात्रा आप बढ़ा दीजिए तब ये पावन बन जाता है। ठीक है, तो इसमें संधि कौन सी होगी, पवन और पावन दोनों में अयादी संधि होती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चाय किस भाषा का शब्द है, तो अभी अभी मैंने बताया था कि चाय चीनी भाषा का शब्द है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। जब आपसे रिक्शा पूछे तो आप जापानी बताइएगा। भ्रांत का विलोम है, दोस्तों भ्रांत का विलोम क्या होता है, भ्रांत का विलोम होता है निभ्रांत, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। भ्रांत किसको बोलते हैं, जो भ्रम में पड़ा होता है उसको कहते हैं भ्रांत। इसका विलोम हो जाएगा निभ्रांत। चलिए अगले सवाल पर। अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द का समूह हमसे पूछ रहा है कि किसमें अंक के अनेकार्थी लिखे हुए हैं। तो आप देखिए अंक को गोद भी कहते हैं, संख्या भी कहते हैं और अध्याय भी कहते हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ये बात आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अशुद्ध वर्तनी का चयन करें, यानी हमको वो ऑप्शन बताना है जो गलत तरीके से लिखा हुआ है। तो देखिए अध्याय तो सही लिखा है,
आजीविका सही लिखा है, अभ्यस्त भी सही लिखा है, लेकिन उज्ज्वल जो है वो गलत लिखा हुआ है, क्योंकि उज्ज्वल को सही तरीका लिखने का क्या होता है, इसमें 2 जा होते हैं और दोनों आधे होते हैं। हमसे अशुद्ध पूछा गया था, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह कलम से लिखता है में कौन सा कारक है? दोस्तों यहाँ पे कारक चिन्ह आपको दिख रहा होगा, वह कलम से लिखता है, तो से किसका कारक चिन्ह है? तो करण का है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगले सवाल पर। पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। दोस्तों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए मैंने बताया था कि पहचान करने के लिए आपको क्या करना होता है, आप इनका वाक्य में उपयोग करके देखिए कोई क्रिया लगाकर। तो चाहत होती है, ये स्त्रीलिंग हो गया। रंगत होती है, स्त्रीलिंग। मेहनत की जाती है, स्त्रीलिंग। लेकिन आहार होता है, आहार किया जाता है, आहार दिया जाता है। तो हमसे पुल्लिंग पूछा जा रहा था, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर। डी में हमसे कह रहा है कि पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है, यानी कि पुनरुक्ति सूचक कौन सा चिन्ह है? तो देखिए ये प्रश्नवाचक है, ये विवरण चिन्ह है, ये विसर्ग है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। जब कोई वाक्य लिखा जाता है और उसी को नीचे दोबारा से लिखना होता है तो हम पुनरुक्ति सूचक चिन्ह यानी कि डैश डैश लगा देते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए, आंख के अंधे गांठ के पूरे मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आंख के अंधे और गांठ के पूरे मुहावरे का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो धनवान तो हो लेकिन मूर्ख भी हो, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, आंख के अंधे और गांठ के पूरे। 42 नंबर पे हमसे कह रहा है कि खड़ी बोली की पहली रचना है। तो खड़ी बोली की पहली रचना दिए गए ऑप्शन में आप देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नासिकेतोपाख्यान। बात करें अगर इसके रचनाकार कौन है तो नाम याद रखिएगा, सदल मिश्रा। इसके रचनाकार कौन है तो सदल मिश्रा हो जाएगा उनका नाम। लेकिन ये मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन हमेशा विवादों में रहता है, लेकिन दिए गए ऑप्शन में नासिकेतोपाख्यान ही आपको उत्तर लगाना होगा। अगर गोरा बादल होता तो कई विद्वानों का मत है कि गोरा बादल को भी खड़ी बोली की पहली रचना माना जाता है, लेकिन वो इस ऑप्शन में दिया नहीं गया है, इसलिए नासिकेतोपाख्यान ही सही उत्तर माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? दोस्तों इंशाअल्लाह खां की रचना है, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। मध्य स्वर कहते हैं, मध्य स्वर किसको कहते हैं? तो मैंने भी बताया था कि जीव के मध्य भाग से जो स्वर बोला जाता है उसको मध्य स्वर कहते हैं, और सिर्फ एक ही स्वर मध्य स्वर होता है, छोटा आ, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगर बात अग्र स्वर की करें तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि ई ए और रे, यानी कि ऋषि वाला र, तो ये जो होते हैं ये अग्र स्वर होते हैं, और इसके अलावा जितने भी बचे बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सभी जो हैं ये पश्च होते हैं, पश्च स्वर होते हैं। ठीक है, ओ ये आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मध्य स्वर सिर्फ एक होता है आ, इसलिए डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। त्रुटिपूर्ण वाक्यांश की पहचान करो। त्रुटिपूर्ण बताना है तो रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है, यानी ये 3 को मिलाकर एक वाक्य बन रहा है। आपको बताना है गलती किसमें, तो रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम, यहाँ पे देखिए गलती है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसमें त्रुटि है भाई, जब सबसे लगा है तो श्रेष्ठतम की क्या जरूरत, या ये कहिए कि जब श्रेष्ठतम लिख दिया तो सबसे लगाने की क्या जरूरत है। रामचरितमानस भक्ति काल की श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है, या तो सबसे श्रेष्ठ बोलो या तो श्रेष्ठतम बोलो, सबसे और श्रेष्ठतम एक साथ नहीं लगेगा, इसलिए बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर में हमसे कह रहा है कि कमल नयन में कौन सा समास है? तो कमल नयन के पहले तो आप अर्थ समझ लीजिए। कमल नयन का मतलब होता है कि कमल के समान नयन। इसका क्या मतलब हुआ? कमल के समान नयन। तो अगर इसमें शुद्ध समास की बात करें दोस्तों, इसमें कर्मधारय हुआ। क्या हुआ? कर्मधारय। लेकिन अब चूंकि ऑप्शन में कर्मधारय तो दिया नहीं गया है, तो आप क्या करेंगे, इसमें बहुब्रीही मारेंगे। अब आप कहेंगे बहुब्रीही कहाँ से हो गया? बहुब्रीही इसलिए हो गया क्योंकि कमल नयन क्या है, वो भगवान विष्णु का एक नाम है, ये बात आपको पता होगी। भगवान विष्णु का एक नाम कमल नयन भी है, इसलिए अगर कर्मधारय नहीं दिया गया है तो सही उत्तर हम क्या मारेंगे? बहुब्रीही। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं। 47 में कह रहा है कि कौन सी बोली बिहार की नहीं है? तो भोजपुरी है, मैथिली है, मगही है, लेकिन मेवाती नहीं है, क्योंकि मेवाती कहाँ की है? तो दोस्तों ये राजस्थानी है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन डी। 48 नंबर को देखते हैं। अधुनातन का विलोम शब्द है। दोस्तों अधुनातन का विलोम पुरातन होता है, ये बात आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर सवाल को देख लेते हैं फटाफट से।
छली का विलोम होता है। छली का विलोम क्या होता है? छली उसको बोलते हैं जो छल देता है, तो इसका विलोम हो जाएगा निश्छल। क्या हो जाएगा? निश्छल। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। दोस्तों प्रयोजन का मतलब पता होना चाहिए। प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य भी इसको कहा जाता है। उद्देश्य कह लीजिए, प्रयोग कह लीजिए, अभिप्राय कह लीजिए, अपेक्षा कह लीजिए, ये सभी प्रयोजन के शब्द हैं। लेकिन नियोजन नहीं होगा, क्योंकि नियोजन का बिल्कुल अलग होता है। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। नियोजन का मतलब क्या होता है? प्लानिंग। तो हेतु तो कह सकते हैं, लक्ष्य भी, उद्देश्य कह रहे हैं तो लक्ष्य भी कह सकते हैं, उद्देश्य भी कहेंगे, लेकिन नियोजन नहीं कहेंगे। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, ये थे आज के 50 धमाकेदार हिंदी के प्रश्न। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो के देखते रहिए, अपने दोस्तों को भी बताते रहिए। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। जो लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखिए और रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।